सो वेलकम गाइस, आज करने वाले हम एसएससी सीएचएस का पेपर सॉल्व, जो कि पेपर है 1 जुलाई 2019 का टायर 1 का पेपर है। और यहाँ पे मैं पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैथ्स कराऊंगा या फिर रीजनिंग या फिर जीके या फिर इंग्लिश। मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा पकाते नहीं है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोड भाषा में BLEND को ENHPG लिखा जाता है, उसी भाषा में विनर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपके पास 10 सेकेंड है। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो, निकाल सकते हो तो कमेंट में बताएं। देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम लिखें B और BLEND और यहाँ पे लेके ENHPG, तो बी में अगर 3 प्लस करेंगे तो ई आता है, जैसे BCDE 3 में। एल में MN 2 प्लस करेंगे तो एन आएगा। ई में 3 प्लस करेंगे तो एच आएगा। एन में 2 प्लस करेंगे तो पी आएगा। और डी में 3 प्लस करेंगे तो जी आएगा। तो यहाँ पे जो चल रहा है इक्वेशन, जो कोड चल रहा है वो 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 चल रहा है। तो हम वैसे ही विनर को कर लेंगे +3 + 2। तो इसमें कैसा आएगा, तो यहाँ पे W में जब हम +3 करेंगे तो आएगा Z। और I में जब +2 करेंगे तो आएगा K। जब N में +3 करेंगे तो आएगा Q। और दूसरे वाले N में जब +2 करेंगे तो आएगा P। उसके बाद E में +3 करेंगे तो आएगा H। और फिर इसके बाद 2 करेंगे तो T। तो यहाँ से हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि V बराबर 44 है, FAT बराबर 54 है, तो LAT लेट को कैसे कोडबद्ध करेंगे। आपके पास 10 सेकेंड है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सभी को पता है कि V बराबर होता है 22। तो फिर यहाँ पे 44 कैसे आया, तो 22 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। तो ऐसे पता सीधा चल रहा है कि अगर V बराबर 22 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। तो ऐसे हम फैट का भी कर सकते हैं। तो देखिए जो F होता है वो 6 नंबर पे आता है, जो A होता है वो 1 नंबर पे आता है, और जो T होता है वो 20 नंबर पे आता है। तो इस सभी को जोड़ लेंगे तो यह जाएगा अपना 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो हम ऐसे ही लेट का निकाल लेंगे। तो लेट के लिए जो L होता है हमारा वो आता है 12 नंबर पे। L के बाद A आता है 1 नंबर पे। उसके बाद LAT आता है हमारा 20 नंबर पे। और E आता है 5 नंबर के। इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा 20 5 25 और 25 1 25 और 25 और 1 कितना। तो यहाँ पे हमारा जो L होता है वो आता है हमारा 12 नंबर पे। और उसके बाद जो A होता है वो 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे और E 5 नंबर पे। इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। 38 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 76 आ जाएगा। तो इसका जो कोड वाले का आंसर आएगा ये हमारा आएगा 76, डी वाला ऑप्शन। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित है। देखिए यहाँ पे दिया है तितलियां और लेपिडोप्टेरिस्ट लिखा है। तो जो तितलियों का अध्ययन होता है उसको लेपिडोरिस्ट कहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें जो सही है वो है पोस्ट कार्ड। जो पोस्ट कार्ड का जो अध्ययन होता है वो डेल्टियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। अब चौथे पे आते हैं। चौथे पे दिया हुआ है ऐसे अक्षरों के संयोजन का चयन करें जो कि दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमानुसार रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण कर दे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे कौन कौन से क्या शब्द आएंगे अपन को उसको बताना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गिन लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि गिन लो कितने शब्द हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे ये 19 नहीं 20 हो रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको 5 5 में बांट लेंगे। तो यहाँ से 5 5 में बांट लेते हैं।
यहाँ पे ये डी अलग कर लेते हैं, यहाँ पे इतना अलग कर लेते हैं, और ये हमारा 5-5 पे हमने बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी और ब्रैक वो खालिस्तान आया, फिर डी, फिर यहाँ पे ए बी और खालिस्तान, 2 बार खालिस्तान आया है, और डी। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वाला जो अक्षर है वो आखिरी में यहाँ पे मिल रहा है ना, आखिरी में एक काम है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। उसके बाद डी, यहाँ से ए, यहाँ से गिनिए ए बी सी सी डी, तो यहाँ पे 2 बार और सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है ए, फिर ए बी सी सी डी तो सी, फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे दिया है ए बी, यहाँ पे सी आ जाएगा, तो एक और सी, और आखिरी में यहाँ पे आ जाएगा डी। तो इसका अपना आ जाएगा, इसका अपना जाएगा ट्रिपल सी ए डबल सी डी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा अपना ए वाला। ठीक है, 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगला श्रृंखला में अगला जो प्रश्न चिन्ह है वहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, 8, 20, 34, 76, 142, और उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे अलग अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ऐसे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अपन करेंगे 5 दूनी 10, और 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, अभी अपन ने -2 किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 × 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पे +4 करेंगे तो यह आ जाएगा 20। पहले -2 हुआ, अब +4 हुआ, यानी पहले 2 का बढ़ भी रहा है और चिन्ह बदल भी रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने -2 किए, +4, अब -6 करेंगे तो 20 दूनी 40, और 40 में से -6 करेंगे तो अपना आ जाएगा 34। 34 आ गया। ठीक है, अब 34 का करेंगे तो 34 दूनी अपन यहाँ पे कर लेंगे, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा अपना 68, और 68 पे अभी अपन ने -6 किए थे, तो यहाँ पे आप +8 करेंगे, तो +8 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 76। अब 76 में फिर से करेंगे, तो 76 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, यहाँ का 2 आ गया, और 15, 152, और यहाँ पे -10 कर देंगे। नहीं नहीं, -10 अपन ने किए थे, 152, हाँ -10 करेंगे तो इसका आंसर अभी आएगा 142, जो कि ये है। अब इसके पास अभी अपन ने -10 किए हैं, अब +12 करना है, तो 142 × 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 284, और इसमें +12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 296। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 5th का सी वाला सही। अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। ये लिखा गया है प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है। प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है। प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। एक्स इन प्लास्टिक मूल्यों पर 38 रुपये खर्च करता है। यह ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं, पहले आप करके देखिए अगर आपसे बन रहा है तो। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ, इस सवाल को कैसे किया जाता है। यहाँ पे दिया गया कि प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है और प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। अर्थात 2 वस्तुएं हैं टोटल, और एक खिलौना है जो कि 7 रुपये का, और एक प्लास्टिक की चम्मच की कीमत 5 रुपये है। एक्स एक है इंसान जो भी है वो इन प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदता है, 38 रुपये में खरीदता है। तो उसने कितना प्लास्टिक के खिलौने और कितने उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे, ये बस पूछा है, तो निकालना तो दोनों पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है कि उसने क्या खरीदा। हमने मान लिया कि जो प्लास्टिक के खिलौने हैं उसकी संख्या है एक्स, और जो चम्मचों की संख्या उसकी संख्या वाई है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उसने 7 क्या खरीदे, 7 रुपये की कीमत के एक्स खिलौने खरीदे, और प्लस 5 जो चम्मच खरीदे वो उसका मूल्य था वाई। ये कितना आया अपना 38, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन को यहाँ से क्या करना है कि उसने 7 रुपये के मूल्य से एक्स गिनती के खिलौने खरीदे,
और 5 रुपये के मूल्य से y कीमत के चम्मच खरीदे, जिसका टोटल उसका खर्चा आया 38 रुपये। तो हमको क्या यहाँ पे क्या करना है, 38 के गुणज निकाल लेना है, बल्कि ठीक है 38 के गुणन किसने आएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 38 के गुणन जो आएगा वो आएगा 1 2 3 और 4, जिससे 38 आसानी से कट जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, अब x की जगह पे पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, और फिर 3 रखना है, और 4 रखना है, जिसका जो कि पूरा 38 से कट जाएगा वो इनमें से उतनी ही संख्या होगी किसकी, चम्मच की, नहीं सॉरी खिलौनों की। तो हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था कि 7x + 5y = 38। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 7 × 1 मैं और थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, 7x + 5y = 38। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे पहले 1 रखेंगे, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ 7 ही आएगा, प्लस 5y = 38। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर आ जाएगा हमना 38 से 31। तो 31 बटे जो 5 अपन काटेंगे तो वो पूर्णांक नहीं आएगा, मतलब वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट में कोई चीज़ तो होती नहीं है, क्योंकि कीमत 7 रुपये है, लेकिन जो खिलौना होगा वो 5 से 31 को काटेंगे तो 6.2 आएगा लगभग, तो वो पूर्णांक नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसे पॉइंट में नहीं रहती है चीज़ है। ठीक है, अब x की जगह पे हम क्या रखते हैं, x की जगह पे हम अभी 1 रखे थे, अब हम x की जगह पे 2 रखते हैं। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 5y = 38। 14 को 38 से मतलब 14 को 38 से हम घटा देंगे तो 5y बराबर आ जाएगा 24। 24 को 5 से डिवाइड करेंगे वो भी पूर्णांक नहीं आएगा, 4.8 के लगभग आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 7 तिया यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 तिया 31 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो वहाँ पे 21 आ जाएगा, प्लस 5y = 38। ठीक है, अब 21 को 38 से घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 17 आ जाएगा। अब 5 से फिर काटेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अपने पास लास्ट है वो मान लेंगे बिल्कुल सही, लेकिन हम कंफर्म करने के लिए एक बार उसको ज़रूर ट्राई मारेंगे। तो अब हम इसका गुणा 4 से करेंगे, जो कि हमने गुणज निकाला हुआ था 38 का, 1 2 3 4, तो ये चौथा रख रहे हैं, प्लस 5y = 38। ठीक है, अब 7 चौके होगा अपना 28, और जब 28 को 38 से हम घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आया कि 5y बराबर आ गया अपना 10, y बराबर आ गया 2। तो y बराबर अपनी एक वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, y बराबर अपनी जो एक है वो 2 आ चुकी है। तो मतलब कि जो 10 रुपये का जो मूल्य था, जो 10 रुपये गए हैं हमारे, एक 5 का था ना, तो 2 10 रुपये का, तो वो आया है 2 वस्तुएं। लेकिन हमको बताना था खिलौने की वैल्यू, तो पहले 38 से अपन 10 घटा लेंगे तो ये 28 आएगा, और एक खिलौने कितने का था, 7 का, 7 से काटेंगे तो 4, मतलब उसने कितने खिलौने खरीदे, 4 खिलौने खरीदे। तो इसका आंसर अपना सी वाला, छठवें का सी। 7वां वाला में अब क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्रकार से स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। या तो यहाँ पे दिया हुआ है बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो बड़े से शुरुआत करते हैं या फिर छोटे से शुरुआत करते हैं। तो देखो अपन पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ, नहीं आंसर नहीं बताऊँगा अभी तो कर लेंगे सॉल्व। तो पहले देखो, सबसे पहले जैसे कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम बड़े से छोटे में जाएं, तो देखो पहला है हाथी, सबसे बड़ा होता है, लेकिन हाथी किसी भी ऑप्शन में पहले में नहीं लिखा है, तो अपन को इसके आगे सोचना ही नहीं है। तो अपन को अब शुरुआत करनी है छोटे से। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर का मक्खी हो जाएगा। मक्खी से बड़ा क्या होता है, चूहा होता है। चूहा से बड़ा क्या होता है, बंदर होता है। बंदर से बड़ा शेर होता है, और शेर से बड़ा हाथी होता है। 4 3 1 5 2, तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। आप इसको सॉल्व।
देखिए ये बहुत आसान सा सवाल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। टाइम्स अप। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं 31 माइनस 28, ठीक है, ये ए वाला मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा अपना 3। उसके बाद बी वाला लिखा है 71 माइनस 58, ये आ जाएगा अपना 13। थर्ड वाला है 51 माइनस 78, ये भी आ जाएगा हमारा 13। और फोर्थ वाला है 51 माइनस 38, तो ये भी हमारा आ जाएगा 13। अलग क्या है, ए वाला, क्योंकि बाकी सब में घटाने पे 13 आ रहा है लेकिन इसमें 3 आ रहा है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, 8वें का ए। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उस संख्या युग्म को चुने जिनमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। इसमें क्या करना, जैसे 7 और 85 आपस में संबंधित है, वैसे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो 7 और 85 के जैसे संबंधित है। ठीक है, आप करिए। देखिए 85 कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। 7 का स्क्वायर आपको सभी को पता है कि 49 होता है, और 7 से एक कम जैसे 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा 85 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया है, पहले जो संख्या है उसका स्क्वायर और उससे एक कम का स्क्वायर करके जोड़ा है, तो 85 आया। ऐसे ही हम सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे सीधे। तो पहले दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25, उससे कम का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 39, जो कि ए में नहीं है, ए हो जाएगा हमारा गलत। अब हम बी को चेक कर लेते हैं। बी में दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उससे एक कम 7 का स्क्वायर 49 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 113। तो ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 9वें का बी वाला। अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन कतई आसान सवाल है, जिसमें दिया है एक दर्पण को आकृति के दाईं ओर पर रखा जाए। तो आकृति के हमने यहाँ पे दाईं ओर पे, सॉरी, यहाँ पे दाईं ओर पे हमने एक दर्पण लगा दिए, तो इस तरफ जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो गलत करके आते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़े से उनकी बात कर रहा हूँ जो ये वीडियो नहीं देख पाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसका जो आंसर है वो सी वाला बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिए। तो सी वाला इसका अगर इसका यहाँ पे छायांकित करेंगे तो सी वाला इसका आंसर होगा, तो 10वें का सी। 11वें वाले की बात करते हैं। 11वें वाला क्या है, कथन और निष्कर्ष वाला है। समय बचाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, सभी चट्टानें महासागर हैं, सभी चट्टानें महासागर के अंदर आ गई। ओके, नेक्स्ट लाइन है, सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर गुब्बारे हैं। उसके आगे कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां को वॉच से कर लेते हैं, गुब्बारे। ठीक है, ये अपना बन गया वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, जो कुछ गुब्बारे हैं वो चट्टाने हैं, पहला सही हो जाएगा, सी बात है। ये देखिए, मैं दूसरा कलर करता हूँ, ये जो कुछ गुब्बारे हैं वो चट्टाने हैं, है ना, तो ये पहला अपना सही हो गया। ठीक है, पहला हो गया हमारा सही। अब हम इसको दूसरे कलर से करेंगे, हाँ, पहला हो गया सही। दूसरा लिखा हुआ कुछ घड़ियां महासागर हैं, कुछ घड़ियां महासागर है नहीं है, क्योंकि महासागर है ये और घड़ियां हैं ये, और जो घड़ियां हैं वो किससे आके चिपक रही है, इससे, क्या नाम है ये, गुब्बारों से, लेकिन वो महासागर से आके नहीं चिपक रही है, तो दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा दिया हुआ है कि सभी महासागर चट्टाने हैं, जो सभी महासागर है वो चट्टाने हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना गलत, क्योंकि सभी महासागर है वो चट्टान है, सभी महासागर है वो चट्टान है कि नहीं है, जल्दी बताओ। सभी महासागर चट्टान है, तो ये आ जाएगा हमारा
बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी नहीं होगा, उसके अंदर आया तो कुछ होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सिर्फ निष्कर्ष एक। तो निष्कर्ष एक किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी वाले में, तो इसका 11वें का हमारा हो जाएगा बी वाला। ठीक है, अब ये थोड़ा आसान सवाल आ चुका है रीजनिंग का कि एक ही पासे की 4 अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, 3 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 3 है, इसके सामने, सामने का मतलब होता है सामने या फिर पीछे, इसके पीछे कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ये सवाल बहुत आसान है, इसको मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 तो दिया ही हुआ है, इसके बाजू में 1 दिया हुआ, मतलब 3 के पीछे तो 1 आएगा नहीं। अब 3 के ऊपर देखिए तो 6 दिया है, और 3 के बाजू में 6 दिया हुआ, मतलब 3 के पीछे 6 भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी 3 दिया हुआ है, और 3 के बाजू में 4 है, और 3 के बाजू में 5 है, तो मतलब 3 के बाजू में ना 4 आएगा, ना 5 आएगा, ना 1 आएगा, ना 6 आएगा, तो आएगा क्या, तो आएगा 2, क्योंकि 2 नहीं दिया हुआ है, बचा हुआ टोटल 6 ही चीज़ फलकें होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 12वें का बी वाला। ठीक है, अब हम 13वें नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूहों एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, तो अलग अक्षर समूह को चुनिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। इनमें से अलग को छांटना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए यदि अपन जे से पी पर जाएं, तो जे से पी पे जाने के लिए कितना होगा, +6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी वाले लिखा है एच से एम पे, एच से एम पे अपन गए तो यहाँ पे +5 करना होगा। ठीक है, पी से वी पे जाएंगे तो अपन को यहाँ पे +6 करना होगा, और डी से जे पर जाएंगे तो +6 करना होगा। अलग कौन सा है, अलग है बी वाला, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा बी वाला। तो आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि क्या दिया है, उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। जैसे कि 4, 14 और 44 आपस में संबंधित है, वैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनके जैसे आपस में संबंधित है। तो ठीक है, इसको आप करिए सॉल्व, आपको 10 सेकेंड है आपके पास, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फटाफट मैं कर देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो देखिए हम यहाँ पे 4, 14 और 44 लिखा हुआ है, तो 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 14, सीधी सी बात है। ठीक है, अब 14 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 दिया जाएगा हमारा 42, 14 तिया 42 होता है ना, मेरी गणित थोड़ी कमज़ोर है, 14 तिया 42 होता है। ठीक है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा 44 आएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। कैसे किया, पहले 3 से गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिया, तो बस हम सबको अब ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबको कैसे चेक करेंगे, तो पहले ऑप्शन ए देखते, ऑप्शन ए है 5, तो 5 तिया 15 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, लेकिन 17 नहीं 15 आ गया है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला है 9, 9 तिया 27 और 27 में 2 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 29, लेकिन उसमें आ गया 30, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखेंगे तो आ जाएगा 11 तिया 33 और 2 35, ये बिल्कुल सही है। 11 इंटू 3 हमारा जाएगा 33, उसमें 2 जोड़ेंगे 35, 35 आ गया। 35 गुणा हम करेंगे 3 तो आ जाएगा हमारा 105, 105 में 2 107, तो हमारा 14 का सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले हमको, ये हमारा एक गोल कागज है, नहीं गोल ही है ना, हाँ गोल है, ऐसा है, उसको हमने आधा इतना मोड़ दिया तो वो बचा इतना, उसको आधा और मोड़ दिया और उस पर यहाँ पे 3 छेद कर दिए, तो वो कैसा देखेगा हमारा, तो वो देखेगा हमारा बिल्कुल 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 सी जैसे। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रुको जूम करता हूँ मैं, क्यों देखेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गोले हैं एक पिज़्ज़ा के अंदर,
यहाँ पे भी 2 गोले हैं एक पिज़्ज़ा के अंदर, और एक ऐसा अंडा है और इसमें भी एक अंडा है। तो ये हमारा सी वाला इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 का सी वाला। हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एक परिवार में बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, के आर का भाई है, आर पी की बेटी है, ए पी की नातिन है, एस ए का पिता है और एस का के से क्या संबंध है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अगर हो जाए तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, अब सही है। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। बी के का पिता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी, इसके नीचे हमने यहाँ पे लिख दिए के, तो ये क्या हो गया, बी के का पिता हो गया। तो पिता है तो प्लस का साइन, और माता हो तो माइनस का साइन। यानी अगर पुरुष हो तो आप प्लस का साइन अपने समझने के लिए डाल सकते हो, क्योंकि भाई वो नाम नहीं लिखा, वो लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये प्लस का मतलब होता है पुरुष के लिए। तो बी के का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बच्चा पैदा कर देते हैं इसका, जिसका नाम अभी बताया नहीं है, तो उसको इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लिखा के आर का भाई है, के जो है वो आर का भाई है, तो यहाँ पे इसका भाई हो गया, और आर के को दे देंगे प्लस। हाँ, उसके बाद देखा हुआ है आर पी की बेटी है, मतलब आर हो गई माइनस, और वो हो गई पी की बेटी, और पी की बेटी है, क्योंकि पापा तो प्लस है, बी है, तो पी होगी अपनी माइनस, और ये पी और बी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, स्वाहा। उसके बाद दिया हुआ है कि ए पी की नातिन है, तो नातिन का मतलब क्या होता है, नातिन का मतलब होता है मम्मी की मेरी बेटी की बेटी। ठीक है, तो इसकी आर की जो आर बेटी है उसकी बेटी हो जाएगी पी की किसकी नातिन, कहाँ किसकी नातिन, हाँ ए की नातिन, ए पी की नातिन है। तो यहाँ पे इसकी नातिन, यहाँ पे नीचे ए आ जाएगा और हो जाएगा माइनस पे। अब आगे दिया है एस ए का पिता है, एस ए का पिता है मतलब आर का जो पति होगा, मैं दूसरे कलर से समझ रहा हूँ, यहाँ बहुत कचड़ा हो गया है। जो आर का जो पति हो गया वो हो गया, पहले ए पी की नातिन है, तो ये अपन ने यहाँ पे ए बनाए, वो पी की नातिन हो गई। एस ए का पिता है, ए की माता आर है, तो आर का पति यहाँ पे एस आ जाएगा। उसके बाद लिखा है एस का के से क्या संबंध है, तो एस की पत्नी आर, आर का भाई के, तो एस का के से क्या संबंध है, जीजा का, तो 16वें का अपना आ जाएगा ए वाला जीजा। ठीक है, कहाँ गया जीजा, ये है जीजा, 16वें का ए वाला जीजा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जिसमें शायद स्टूडेंट ने यहाँ पे करके दिया हुआ है पहले से। ठीक है, तो दिया हुआ उस विकल्प का चयन करिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित है मतलब है उसके अंदर। ठीक है, डायग्राम है कुछ ऐसा, तो इसमें भी ये साफ साफ स्टूडेंट ने बना दिया है ऐसा। तो 17 का यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, पहले से दिया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो जैसे कि गेट, जो गेट लिखा है वो एच एक्स वाई एक्स से संबंधित है, वैसे सिंक का संबंध किससे होगा। आगे बाद 10 सेकेंड इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए CHSL का पेपर MTS के पेपर से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। MTS का पेपर CHSL के कंपेयर में बहुत इजी होता है, CHSL का पेपर हार्ड होता है। ठीक है ना, तो इसको हल्के में नहीं लेंगे CHSL के पेपर को, और इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, गेट में जो गेट दिया हुआ है, जी के बाद आता है एच, है ना, तो जी में हमने +1 किए तो हमारा आ गया एच। ए के बाद तो एक्स आता नहीं है, तो ए के पीछे एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑड नंबर चला है, ए से -3 करेंगे तब अपना आएगा एक्स। ठीक है, और नंबर चल रहा है, 1 के बाद 3 आया तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। पहले प्लस था माइनस था, तो अब फिर से प्लस आना चाहिए। तो टी में जब हम +5 करेंगे तो टी में +5 करेंगे वाई आएगा, और ई के बाद -7 करेंगे तो एक्स आएगा। तो यहाँ पे क्या सीरियल नंबर चल रहे हैं,
और नंबर चल रहे हैं 1 3 5 7 और पहला प्लस था फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो इसी तरह अपन सिंक को करेंगे तो सिंक को क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा एस के बाद टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई को -3 करेंगे तो वो अपना एफ आ जाएगा, एन को हम +5 करेंगे तो वो हमारा एस आ जाएगा और के को -7 करेंगे वो हमारा डी आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा बी वाला, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। इस पे दिया गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 13 14 16 और एक है 15, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ अब ठीक है, नीचे दिया हुआ है एक त्रिभुज, ये एक गिन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा इसको बनाने की कोशिश करते हुए, ठीक है, इसको हम बनाने की कोशिश आज कर ही लेते हैं। इसमें कितने त्रिभुज होगा, इसमें देखेंगे 2 त्रिभुज सीधे सीधे दिख रहा है सभी को, एक ये वाला एक ये वाला, 2 त्रिभुज, ठीक है। ये तीसरा त्रिभुज हो गया, तीसरा त्रिभुज हुआ ये। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे तो एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी टोटल 4 त्रिभुज हो गए, ये 4 त्रिभुज 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद एक लाइन खींची हुआ ऐसे, तो ये हमारा हो गया 5वां, ठीक है, ये हो गया 5वां। ये 5 हो गए टोटल। अभी 5 हो चुके हैं त्रिभुज, ठीक है, 5 हो चुके हैं, हाँ भाई 5 हो चुके हैं। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये हो अपना एक और त्रिभुज हो जाएगा, कौन सा, 1 2 2 और जोड़ देंगे इसमें, इधर पे भी 2 आ गए, 1 2, इसमें 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अपने हमारे हो गए 9। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे हैं ये मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, हाँ ये सही है। ये एक और त्रिभुज हो गया +1, ये एक और त्रिभुज हो गया +1, ठीक है ना। और ये भी एक और त्रिभुज हो गया है ये वाला, तो +1। तो कितना हो गया है हमारा, 5 2 9 10 और 1 12। और एक त्रिभुज अभी हम निकालने वाले हैं, बहुत सही, आपके सामने से एक त्रिभुज निकालने वाले हैं। एक त्रिभुज होगा हमारा ये वाला त्रिभुज, कहाँ गया, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये त्रिभुज ये। तो ये हमारा हो गया 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, 19 का ए वाला। इसके बाद हम चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वें नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे से दर्शाता है। तो आलस्य, चिंता और शक्ति। देखिए भाई, आलस्य ये है, चिंता ये है, शक्ति ये है, कोई चीज़ आपस में संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है, 20वें का सी। इसके बाद चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले था यहाँ पे, उसके बाद रोटेट हुआ 2 रूम इधर, उसके बाद रोटेट हुआ फिर 2 रूम इधर, मतलब ये चल रहा है क्लॉकवाइज और 2 रूम छोड़ के। उसके बाद 2 रूम यहाँ पे, इसके बाद 2 रूम यहाँ पे रोटेट हुआ। तो 2 रूम रोटेट आएगा तो कम से कम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे किसके दिया हुआ है, ये ए नंबर पे दिया हुआ है, 21 का ए वाला बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखो, ये स्टूडेंट ने पहले से सॉल्व करके दिया है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व है तो क्या हुआ, करेंगे तब भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4,152,6, तो ऐसे जो समुच्चय है वो कैसे ही संबंधित है बाकी, जैसे कि 4 152 और 6 आपस में संबंधित है, वैसे से ऑप्शन में कौन सा युग्म है जो आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ अंक संबंधित है। कन्फ्यूज़न है बहुत, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसका दिया हुआ है, कहाँ गया, हम कर लेंगे 6 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 4 का क्यूब होता है 64,
आपस में घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 152। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया हूँ। अब मिलाएंगे कि कौन सा सही है, तो ध्यान से देखेंगे। हम आपका टाइम नहीं खाना चाहते, आपको पता ही चल चुका है ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 6 वाला देखेंगे, डी नंबर का, तो 6 का हो जाएगा 216 और माइनस इसमें करेंगे 8, 2 का क्यूब 8, तो ये हमारा सादा सादा 208 बच रहा है। तो 22वें का डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते 23 नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उसको चुनिए। ठीक है, तो पहला है टहलना, आदमी टहल रहा है, हिनहिना रहा है, गरज रहा है, हू कर रहा है। ये चीज़ें और ये चीज़ें ये मुंह से करते हैं, लेकिन टहलते हैं भैया पैर से, और उसके लिए पूरे शरीर का हिलडुल होता है। सभी को पता है ये चीज़ें आवाज़ उच्चारण के लिए यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टहलना, 23वें का ए, जो कि अलग है। चेचक का विषाणु से वैसा ही संबंधित है जैसे दाद का संबंध किससे है। तो जो चेचक होता है वो विषाणुओं से होता है, जो दाद होती है वो फफूंदी से होती है। 24 का डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे में बदलना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भाग और गुणे को आपस में, पहला वाला ऑप्शन है इसको लगा के देखते हैं। ठीक है, तो गुणे और भाग को आपस में बदल देंगे तो 132 भागित 11, ठीक है लिख देते हैं 132 भागित 11 प्लस 8 माइनस 3 और भाग की जगह पे गुणा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। 132 को 11 से भाग देंगे, 132 को 11 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 12। यहाँ पे लिखते हैं 12, दूसरे कलर से लिखेंगे, दिख नहीं रहा है ये, हमको खुद नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 और प्लस 8 माइनस 3 को 12 से गुणा करेंगे तो ये हमारा जाएगा माइनस का 36, माइनस के 36 को प्लस 3 से घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 12 माइनस हमारा आ जाएगा कितना 36 33, हाँ 33 बिल्कुल सही है। और 12 को जब हम 33 से माइनस करेंगे, सॉरी 12 में 8 कहाँ गए भैया, ये 8 भी तो था, तो 12 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस टाइम ये 20 आ गया और 20 को जब 33 से घटा देंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा, वही माइनस का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल सही सूट कर रहा है। तो 25 वेले का ए वाला। इसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। जो करुण चंडोक है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो करुण चंडोक है वो कार रेसिंग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन पे मत जाना, लेकिन इसका आंसर है ए वाला, बिल्कुल सही आंसर। जो करुण चंडोक है वो हमारा कार रेसिंग से संबंधित है। ठीक है, और मैं करुण चंडोक के बारे में कुछ बता देता हूँ जानकारियाँ। जो करुण चंडोक है वो कार रेसिंग खेल से संबंधित है। वे तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के निवासी है। वर्ष 2001 में उन्होंने ब्रिटिश फार्मूला 3 चैंपियनशिप टीम कार्लेन मोटर स्पोर्ट के साथ अपना कार रेसिंग कैरियर शुरू किया था। वर्ष 2001 में फार्मूला एशियन चैंपियनशिप जीती। वर्ष 2010 में फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले ये दूसरे भारतीय ड्राइवर है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2011 में जर्मन ग्राउंड प्रीमियम में पहले नारायण कार्तिकेयन उन्होंने 20वां स्थान हासिल किया। ठीक है, अब हम चलते हैं 27वें नंबर पे क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये लिखी हुई है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। अब डेविल जो एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक करण थापर द्वारा लिखी गई है। जो प्रसिद्ध पत्रकार व टीवी एंकर है वर्तमान में, ये जो करण थापर है ये इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म 5 नवंबर 1955 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन्होंने द टाइम्स नाइजीरिया से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इन्होंने राजनेताओं के तीखे साक्षात्कार लेने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनको 2003 में एशियन टेलीविज़न पुरस्कार तथा वर्ष 2009 में पत्रकारिता के क्षेत्र पर रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हम चलते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। 28वें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लिक्विड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का
बैटरी शब्द गढ़ा था, मतलब बैटरी शब्द का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो जो ये इसका आंसर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने बैटरी शब्द की रचना की थी। ये जो अमेरिका है वहाँ के निवासी थे। ये प्रसिद्ध राइटर थे, राजनीतिक विचारक थे, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता व राजनीतिक थे। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बिजली की छड़, बाईफोकल ग्लास, फ्रैंकलिन स्टोव, ओडोमीटर व ग्लास आर्मेनिका का आविष्कार किया था। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है वो है हमारे ज्योतिराव फुले जी। 29 का बी वाला आंसर। इनके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में काम आए कि अगर क्वेश्चन कुछ बदल के भी पूछे तो आप क्वेश्चन की पेपर की खोपड़ी में छेद करके आए, ठीक है। तो 29 के बारे में गुलामगिरी की पुस्तक है, ज्योतिराव के बारे में बता देता हूँ। ये क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और महिलाओं का इनका जो मुख्य काम था, इन्होंने क्या किया था, महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए थे। साथ ही इन्होंने बाल विवाह का विरोध व विधवा विवाह का समर्थन भी किया। ये महाराष्ट्र के राज्य के पुणे शहर के निवासी थे और इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। और इनकी समाज सेवा के लिए वर्ष 1888 में इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा की उपाधि दी गई। किसको? ज्योतिराव फुले जी को। इसके बाद हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे एलन एमटेज। एलन एमटेज ए वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं इसका भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा हमारी किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है? तो हमारी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है, तो नहीं लगती है पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आ जाए, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? जो सीजर कप है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित है। कहाँ गया? ये है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा अब 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र में IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहाँ पे है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ए वाला बिल्कुल सही जवाब, 33 का ए वाला। 34 नंबर क्वेश्चन, बलगार बांध केरल के किस जिले में है? तो बलगार बांध जो है वो हमारा पलक्कड़ जिले में है, केरल के पलक्कड़ जिले में है, ठीक है। 34 का सी वाला। 35 मई 2019 में सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुरेश कुमार को। जो हमारा सुरेश कुमार था वो हमारा अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट का मुख्य न्यायाधीश स्थापित किया गया। तो 35 का बी वाला हो जाएगा। 35 का बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर आपको स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही है तो आप पुश करके देख लीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि टोटल 100 है और अभी 35 हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट कराऊँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं और रिप्ले करके भी देख सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जल्दी से समझना, फास्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच में है? तो जो हमारा सोनौली बॉर्डर है वो भारत और नेपाल के बीच में है। 36 का बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई, सबसे आसान क्वेश्चन है, 182 मीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये जो प्रेम सिंह तमांग है, इनका एक नाम गोले भी है। इन्होंने सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, सिक्किम की शपथ ली थी। और कब ली थी? 27 मई 2019 को। इसमें मई लिखा है लेकिन 27 मई को ली थी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 39 क्वेश्चन, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सी कला है? तो यूनेस्को में जो केरल की कुछ कला ली है, तो वो कौन सी कला ली हुई है?
तो वो है इनमें से कुडियाट्टम। कुडियाट्टम ली हुई है, ये पुरातन कला के रूप में शामिल किया गया है कुडियाट्टम। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी, क्या कहते हैं, एक और बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनाटॉमी में वनस्पति जगत व प्राणी जगत दोनों का समावेश होता है। ठीक है, इसका समावेशी वनस्पति जीवन शारीरिक, प्लांटेड एवं वाणिज्यिक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शरीर संरचना विज्ञान। शरीर संरचना विज्ञान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक कौन है? तो 41 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। इसका हो जाएगा 41 का बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल है। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, राजनीतिक, दार्शनिक, चिंतक व इतिहासवेत्ता थे। वे एक ब्रिटिश नागरिक थे। इनका जन्म 20 मई 1806 में इंग्लैंड में हुआ था। और बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग में पाया जाता है? लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका सबसे आसान आंसर है अग्नाशय। 42वीं कड़ी अग्नाशय में पाया जाता है लाइपेज नामक। ठीक है, यह शरीर में वसा को अवशोषित करने में सहायक करता है। यह वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 7 दिसंबर 2018 को निम्नलिखित में स्थानों में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जो ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन है वो 7 दिसंबर 2018 को गोवा, भारत में आयोजन किया गया था। गोवा, भारत में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी भारत में वैश्विकगत पूंजी के लिए नवाचार थी। इस सम्मेलन को केंद्रीय वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय तथा गोवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। हम चलते हैं 44 नंबर पे। AIX का पूर्ण रूप क्या है? तो AIX का पूर्ण रूप है एडवांस इंटरएक्टिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका पूर्ण रूप ये है। और ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये जो है ये हमारा ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा IBM। IBM का थी। आपको समझने में आसानी तब होगी जब आप इसको गूगल में सर्च करेंगे और इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी पता करेंगे, तो आपको इसको पता चलेगा कि AIX क्या है। ठीक है, इसका आंसर है सी वाला। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2019 में 24वें नौसेना के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सबसे आसान क्वेश्चन है आज के टाइम पे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? वो है करमवीर सिंह। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, करमवीर सिंह है। और करमवीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हुए हैं। इन्होंने सेवानिवृत्त हुए एडमिरल सुनील लांबा का स्थान लिया है। 1900 और जो सुनील लांबा थे वो 1980 से भारतीय नौसेना में कार्यरत थे और जालंधर के थे। और इनकी जगह पे अभी कौन आया? करमवीर सिंह मई 2019 में आए हैं। 24वें नंबर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओटम थोलाल लोकप्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये जो ओटम थोलाल नृत्य है वो केरल का है। और इस नृत्य की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इसमें मलयालम कविताओं के प्रसिद्ध कवि थे। और ये जो इसमें जो साउंड होता है, जो सॉन्ग होता है, नृत्य होता है, वो मरिंडगम या इडिका नामक ड्रम की धुनों पर किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा डेटॉल पी के आता हूँ, गला खराब हो रहा है मेरा। कहाँ गया? ठीक है, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हमारा क्वेश्चन 46वें का हो गया था, केरल इसका आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तो हमारा जो है तेलंगाना राज्य ने ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तेलंगाना ने इस ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट की स्थापना के लिए डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया था,
जो इसकी स्थापना के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध कराएगा। देखो, मैं चाहता तो मैं फटाफट इसके आंसर बताता और नेक्स्ट करते जाता, लेकिन मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे मुझे खुद याद नहीं रहता, ऐसे स्टूडेंट को ऑप्शन वाइज कभी सवाल याद नहीं होते, कभी आंसर याद नहीं होते। उसको याद करने के लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसानों को, स्टूडेंट को कहानी के तौर पे ज़्यादा जल्दी चीज़ें देर तक याद रहती है। इसलिए मैं थोड़ी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो आपके बस एग्ज़ाम तक याद रहे, उसके बाद याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। बस भैया एग्ज़ाम तक आप याद रख लो, याद ना हो तो 2 बार वीडियो चला लो, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनो, ठीक है। तो 47 का हमारा डी तेलंगाना हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ठंडा स्थान सबसे आसान है, द्रास इसका आंसर हो जाएगा। सबसे भारत का सबसे ठंडा स्थान वो है द्रास है। और द्रास कहाँ पे है? ये हमारे जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके कारगिल जिले में स्थित है द्रास। और द्रास जो है वो समुद्र तल से 3230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये छोटा सा गांव है जो कि जोजिला दर्रे के समीप है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि द्रास कहाँ पे है, जोजिला दर्रे के समीप है। और यहाँ पे जो सर्दियों में तापमान होता है वो 45 डिग्री -45 डिग्री तक हो जाता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ठंडा है, दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा है ठंडा है वो साइबेरिया के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा मानव बसेरा है, ठीक है ना। सबसे ठंडा तो जैसे अंटार्कटिका आपको पता है, लेकिन जहाँ पे इंसान रहते हैं वो साइबेरिया है दुनिया का सबसे ठंडा। उसके बाद दूसरे नंबर पर द्रास आता है, वो कहाँ का है? इंडिया का है, ठीक है। और द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है लेकिन ज़रूर करेंगे, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो जो 1971 में जो हमारे रक्षा मंत्री थे वो थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है। 49 का डी वाला हमारा आंसर। आईसीसी क्रिकेट में विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? देखिए, ये हमारा 2019 का पेपर है तो तब की करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट उतनी तो नहीं है लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा। इसका पहला जो मैच खेला गया था वो खेला गया था 30 मई 2019 को, और मेजबान था इंग्लैंड व साउथ अफ्रीका के बीच ओवल मैदान पे लंदन में खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड विजयी रहा था। और वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच जो हुआ था वो 14 जुलाई 2019 को इंग्लैंड व न्यूजीलैंड के बीच हुआ था। इंग्लैंड ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला गया था और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। और इस प्रतियोगिता में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे, 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। दिया हुआ है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है, पर पूरी यात्रा में उसे कुल 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। उसके द्वारा टोटल तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है, इसको मैं सट्ट से सॉल्व करूँगा। देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सॉल्व हो भी गया कि नहीं, लेकिन नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। माना उसने दूरी तय करी x, यहाँ पे लिख दी x, ठीक है। तो 12 किलोमीटर की गति से x दूरी करने पे जो समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी माना? x, चाल है 12, तो समय बराबर हमने माना x बटे 12, दूरी बटे चाल, दूरी x थी और 12 चाल थी, प्लस दूरी बटे दूसरी गति 9, ठीक है। 9 किलोमीटर की गति से वापस आया। इसमें टोटल उसको कितने लगे? 2 सही 1/3। इतना समझ में आया ना? पहले ये अपन लिखे हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी थी x, समय था 12, चाल थी 12, दूरी थी x, चाल थी 9, दोनों को जोड़ने पर उसको लगे टोटल 2 सही 1/3 घंटे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने पे नीचे जो आएगा 12 और 9 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। 12 3 36, तो यहाँ पे जाएगा 3x प्लस
9 चौके 36, तो यहाँ पर जाएगा 4x बराबर 2 सही 1/3 को जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा होके 3 दूनी 6 प्लस 1 7/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं और सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ से 3 से काट देंगे इसको, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये इधर गुणा हो जाएगा 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते नहीं करेंगे हम, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 3x और 4x यहाँ पे 7x बराबर 7 गुणा 12, 7 से 7 कटा, x बराबर हमारा 12 आ गया, x बराबर हमारा 12 आ गया। तो दूरी कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। लेकिन जो 12 किलोमीटर है वो जाने की और आने की है, तो हमको सिर्फ एक दूरी बतानी है। ठीक है, ये 12 किलोमीटर जाने की और आने की दोनों की दूरी है, हम सिर्फ एक ही दूरी ले लेंगे जाने की, तो 2 से भाग देंगे, तो इसका आंसर नहीं, सॉरी, ये एक की दूरी है और हमको बताना है क्या दिया है, पूरी यात्रा में पूरी तय की गई दूरी कितनी है। ये एक तरफ की है, तो 24 को हम 12 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। भाग नहीं देना है, गुणा करना है, सॉरी गुणा करना है। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24। ठीक है, तो इसका आंसर 24 कहाँ है, 51 वाले का डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक षष्ठभुज के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। 18.50 प्रति मीटर की दर से इसके सभी तरफ बाड़ लगाने का खर्च क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसने हमको दिया हुआ है षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाओं वाला जो एंगल होता है उसका एरिया दिया हुआ है, और हमको इसमें पूछा है कि पेरीमीटर कितना होगा, और इस पेरीमीटर में 18.50 मीटर प्रति मीटर की बाड़ लगाने से उसका लागत कितना आएगा। तो सबसे पहले हमको एरिया से पेरीमीटर निकालना है। तो जो हमारा षष्ठभुज का एरिया होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। षष्ठभुज का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है 6 × √3/4a का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है हमारा, मैंने बहुत बड़ा लिख दिया हूँ, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2400√3 बराबर 6 गुणा √3 बराबर 4 a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो है एरिया का। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 से हमारा ये √3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2400, ये यहाँ पे गुणा आ जाएगा इंटू 4/6 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 6 चौके 24, 400 गुणा 4 बराबर हमें आएगा 4 चौके 1600। ठीक है, 1600 आया, ए स्क्वायर बराबर 1600, तो ए बराबर हमारा आया 400। तो जो हमारी ए है वो हमारी 400 नहीं, सॉरी 40 मीटर, 40 आएगा, ए बराबर 40 आएगा, तब यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा 1600। ठीक है, तो हमारा ए बराबर आ चुका है 40, ए बराबर 40 आ चुका है। एक भुजा का जो मान है वो हमारा 40 आया है। षष्ठभुज में 6 भुजा होती है, गुणा 6 से किए, 6 चौके 24, इसका 6 240 क्या आया है, ये हमारा पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर आ गया, जो 1 मीटर था उसकी बाड़ लगाने की कीमत थी वो 18.50 थी, तो 240 मीटर में बाड़ लगाने की कीमत कितनी आएगी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4440, 4440 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 4440 रुपये इसका आंसर 52 का डी वाला। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो एक और बार रिप्ले करके देख देंगे। ये 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन कि 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए बी और ई के प्रकार की वाहनों की संख्या का कितना अनुपात क्या है। तो पहले हमें 2014 के ए और सी की संख्या को जोड़ना है और 2015 की बी और ई की संख्या को जोड़ना है और उन दोनों के बीच का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2014 में निर्यात किए गए ए और सी, 2014 है थोड़ा सा सफ़ेद वाला, 2014 का ए और सी, तो इसका 27 और इसका 43, इसका 27 और 43 जोड़ देंगे तो हमारा 7 और 3 50 और 2 70 आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, नहीं सॉरी, ए और सी है ना, हाँ, तो ये हमारा 70 आ जाएगा। और 2015 का क्या दिया है? बी और ई। ठीक है, बी और ई दिया हो तो 2015 का ये बी लेना है और ये ई लेना है। तो 33 और 57 हमारा हो जाएगा 90। तो इनके बीच का रेशियो हो जाएगा 7:9। 7:9, ये हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, 7:9। इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं हम। दिया हुआ है 12,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1/1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर होगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। तो इसको करते हैं। तो हमारा P बराबर दिया हुआ है मूलधन बराबर 12,000। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज को सभी को पता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, मूलधन पता है 12,000, फट्टे से सॉल्व करते हैं, रुक जाओ अभी। क्या होता है साधारण ब्याज का? क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 12,000, ठीक है, उसके बाद है दर बराबर है 12, दर 12 है, और जो समय है वो हमारा 5। अब आप बोलोगे 5 कैसे आया? 5 कैसे आया? तो हम आपको बता देंगे। जब यहाँ पे दिया है 1 सही 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4। ठीक है, 5/4 आया तो वो ये 5 आया है। ठीक है, अभी हम 4 भी लाएंगे ना, रुको। तो ये 5 आ गया और ये 100 बटे में, और ये जो 5/4 आता है उसका 4 यहाँ पे। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 जाएगा, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15 और इसमें 120 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1800। तो हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज हमारा आ गया 1800। 1800 आ गया। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, वो भी उसकी जो ब्याज की राशि है वो पंचमासिक के रूप में निकालनी है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसके लिए दर बराबर आ जाएगा R बराबर 2.4, R बराबर 2.4। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12/2.4, 12/2.4। ठीक है, 2.4 कैसे आया था? 12 को जब हम 12% की दर को 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 2.4 आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा R/2.4 आया। R/2.4, तो R क्या रखेंगे? अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 12/R की जगह पे 12 आएगा, 12/2.4 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा 5 क्या आ गया? दर आ गई 5, क्योंकि पंचवार्षिक है। ये हमारा दर आ गई। अब दर आ गई है तो उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले जो हमारी दर आई थी और जो टाइम था, तो टाइम हमारा कितना था? 2.4t था, क्योंकि पंचवार्षिक में जो दर की रेट है जैसे 12 है। देखो अब सुनो, 12% वार्षिक है, लेकिन जो दर है वो वर्ष के अंत में 5 वर्ष 1/4 वर्ष में मासिक है। तो 12% को 5 से भाग देंगे तो 2.4 टाइम आया। 2.4 जो समय है वो टाइम है। 2.4 को हम क्या करेंगे? इंटू 5 बट्टे जब 4 से काटेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 क्या है? हमारी जो दर है वो पंचमासिक की दर आ गई। ठीक है, पंचमासिक की दर आ गई, 3 पंचमासिक। अब बस चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है, ये होता है P साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बराबर P 1 + R/100 गुणा N, अरे यार, गुणा N माइनस P। N पे क्या रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं समय। ठीक है, वहाँ पे T भी रख सकते हैं। R की जगह पे दर और P की जगह पे हम रखते हैं मूलधन, और बाकी पुराने मूलधन से घटा लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? ये P क्या है? ये हमारा साधारण ब्याज का मूलधन है। अब यहाँ पे लिखेंगे 12,000 मूलधन जो कि था। उसके बाद जो हमारा एक दर थी हमारी 5/100, समय था हमारा 3 आया था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 का 100
यहाँ पे गुणा होगा 100 प्लस 5, ऊपर आ जाएगा 105। 105 का क्यूब कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000। 105 का क्यूब आ जाएगा हमारा 9। 105 का क्यूब, 2 मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9261। ठीक है, 9261 आया, बटे में हमारा आ जाएगा 8,000, -1 आ जाएगा, इतना आया। उसके बाद क्या होएगा, ये हमारा आ जाएगा 12,000 गुणा 1261 बटे 8,000। इसको जब हम काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो ये कटे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 चौके 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसके बाद 3 को 1261 से गुणा करके हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 91.50। ये हमारा आ जाएगा डी वाला आंसर, इसका डी वाला आंसर। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंडिंग क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा। लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ था। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 56, ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि कोण ABC, हम इसको फटाफट बनाते हैं। कोण ABC, ये हमने बना लिया कोण ABC। ठीक है, कोण ABC बन गया। उसके बाद है कोण ABC, AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर बढ़ाया गया। ये A था, ये B था, ये C था। AB और AC को D पर बढ़ाया, ये हमने बढ़ा दिया। तो अब हमारा कैसा बना है त्रिभुज, ये बहुत गंदा बन गया, हम इसको अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा कुछ बनेगा ऐसे। ठीक है, कहाँ गया, ये हमारा बना कुछ ऐसे। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कोण CBD और BCE समद्विभाजक P पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये P पर मिलते हैं कौन, BCDE, ये और ये मिलते हैं P पर मिल गए। ठीक है, मैं आपको अक्षर नहीं लिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे आप इसका कोई काम भी नहीं रहने वाला है। तो बस हमको क्या दिया हुआ है कि कोण A बराबर 72 डिग्री, ये जो कोण है ये 72 डिग्री है, तो कोण P पूछा है, बस इसलिए मैं आपको बाकी नहीं बता रहा था कि A B है क्या BCD है। तो बस अब हम इसको डायग्राम बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, अब हम इसको करते हैं फटाक से, कैसे होगा। हमको बस इतना सा दिया हुआ है कि ये जो है ये A है, ये है 72 डिग्री। ठीक है, ये 72 डिग्री दिया हुआ है और हमसे ये पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसको कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज है एक, जो कि ये है 72 डिग्री। त्रिभुज में टोटल एंगल का कोण होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से जब हम 72 डिग्री घटा लेंगे, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो 108 आएगा। और 108 का जो सामने वाला एंगल जो यहाँ पे बनता है, जो इसके बिल्कुल बनता है सीधे पे, तो वो इसका आधा बनता है। तो 108 बटे जब हम 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 54। आंसर 56 का ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये की हानि हुई है, तो हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले अंकित मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये, अंकित मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 600 रुपये, हमारे पास अंकित मूल्य दिया हुआ है। इसमें 25% की छूट दिया, मतलब बेचा कितना का, 75% का बेचा। 75% का बेचा मतलब कितने का बेचा, तो बेचा 450 रुपये का बेचा। 450 रुपये का बेचा तो 30 रुपये की हानि हुई, मतलब ख़रीदा था 480 रुपये का। 480 रुपये में ख़रीदा और 450 में बेचा, 30 रुपये की हानि हुई। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो हानि 30 रुपये की हुई है, ऊपर लिख देंगे 30। ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, बटे यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25%। तो इसका आंसर होगा 57 का बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया गया दंड आरेख, अरे वो सब नहीं छोड़ो, ये पढ़ो क्या दिया हुआ है।
ये पढ़ो फटाफट। 2014 में निर्यात किए गए BDE प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यात किए गए ACD और E प्रकार के वाहनों के कुल संख्या का कितने परसेंट है। ठीक है, पहले हमको 2014 में BDE प्रकार के वाहनों की कुल संख्या को जोड़नी है, उसके बाद 2015 के ACD और E प्रकार के वाहनों की कुल संख्या को जोड़नी है, और वो जो 2014 के जो BDE है वो 2015 के ACDE के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, और दशमलव तक सही बताना है। तो 2014 में हमको क्या क्या दिया हुआ है, मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं आपको अपनी ट्रिक बताता हूँ। ये है 2014 के BDE। सबसे पहले बी कहाँ गया, हाँ ये BD और E पर हमने क्लिक कर लिया, इसके 2014 को हम जोड़ लेंगे। तो B का कितना है 2014 का 26 है, और D में 2014 का है 45, और E का है 50। इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमें जाएगा 7 और 12 121 हमारा इसका आ जाएगा। 121 आ गया हमारा इसका। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये हमारा, 120 आ जाएगा इसका। 120 नहीं 121 आएगा, सॉरी 121 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम 121 कहाँ लिख लें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 121 2014 का आ गया। अब यहाँ पे 2015 का हम क्या क्या जोड़ना है, AC D और E, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है 35, 40, और D वाला कितना दिया हुआ है, D वाला दिया हुआ है 55, E वाला 57। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ लेंगे तो इसका आ जाएगा 4 और 4 दूनी 8 और 10 हो जाएगा 18, 187। तो हमारा 2014 का आया 121 और 2015 का आया 187। तो कितने परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे जितना परसेंट दिया हुआ है। तो पहला था 121, दूसरा था 187, परसेंट में बदलने के लिए गुणा से कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 64.2%। इसका आंसर सही हो जाएगा 64.2%। बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 पे देखेंगे, 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कभी ये बनाने में मुश्किल नहीं जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की हानि हुई, मतलब उसने 80 वस्तुओं को खरीद कर 80 रुपये में वस्तुओं को खरीद के 72 वस्तुओं को, मान लो अगर अपन 72 को पैसा मान लें, रुपया मान लें, तो उसने 80 रुपये की चीज़ 72 रुपये में बेची तो 8 रुपये की हानि हुई, है ना, समझे। मतलब 80, अगर अपन वस्तुओं के जगह पे रुपया रखें तो उसने 80 रुपये की चीज़ 72 रुपये में बेची तो उसको 8 रुपये की हानि हुई, ये खरीदी। तो बस हानि परसेंट बताना है। तो हमको क्या करना है, ऊपर 8 लेके नीचे 80 लेके और यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, हानि परसेंट आ जाएगा। इस ये काट 8 से 8 करिए 10, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10। और बस इसी तरह 59 का सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य के 33.3% को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी कार्य के 4/15 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है बी का एक दिन का कार्य जो है, नहीं क्या गलत बोल दिया, ए और बी का एक दिन का कार्य, मैं बता देता हूँ, ए और बी वो 25 दिन में पूरा करते, तो एक दिन का कार्य है उनका 1/25, ये तो पता है। ठीक है, बी का एक दिन का कार्य, अब बी का हम एक दिन का कार्य निकालेंगे तो वो क्या होगा, एक का गुणा के का मतलब गुणा 33 सही 1/3, ये वो क्वेश्चन में दिया हुआ है /15। ठीक है, यही दिया हुआ है, बी अकेले उसी कार्य का 33 सही 1/15 को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये हमने ऐसे जमा लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ 33 सही 1/3, ठीक है, और परसेंटेज का भी चिन्ह है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 100, परसेंटेज का बटे का 3 भी उतर आया, 15 का 15 भी उतर आया, ऊपर क्या बचा 100 बचा।
33 से 1/3 को हमने 100 मान लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कटा तो 15 तिया 45, 1/45, ठीक है। ये क्या आ गया, तो बी का काम आ गया एक दिन का 1/45, और दोनों का काम कितना था, दोनों का टोटल काम था 1/25, यानी ए प्लस बी का था 1/25 और ए बी का है 1/45। दोनों को माइनस करेंगे तो ए का काम आ जाएगा। तो इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 25 और 45 का जाएगा 225 एलसीएम, ठीक है। 225 एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 90, 25 पंचे 225, 25 पंचे 225 नहीं होता मेरे भैया, 25 पंचे 225 थोड़ी ना होता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा गुणा करने पे आ जाएगा 9 - 5/225, यानी 4/225, 4/225 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक कार्य के 4/15 भाग को पूरा कर सकता है, तो उसका टोटल ए का कितना आया है, अभी एक 4/225 आया है, और ए को कितना दिया हुआ है 4/15 भाग करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ 4/15 भाग करना है। तो इसके लिए कैसा सॉल्व होगा, तो इसके लिए हम जमाएंगे 4/15 भाग करना है, और कितने में करना है, 4/225 में करना है। बस इसको 4 से 4 काटेंगे, 15 से ये काटेंगे, तो इसका आंसर आएगा 15 का स्क्वायर 225, इसका आंसर आ जाएगा 15। तो यानी ए अपना टोटल काम का जो कि 4/225 आया था उसका 4/15 भाग 15 दिन में पूरा कर लेगा। 51वें का आ गया हमारा, 51वें का, 51 नहीं है ये 61 है, 61 का ए वाला। देखिए आज की वीडियो में इतने ही रहने देते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसका जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिल जाएगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 61 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और आगे भी मैथ्स है और इंग्लिश है। इंग्लिश का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो कल मैं आपको मैथ्स के बचे हुए क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।